मेनली अपन फोकस करने वाले हैं कि अगर हमको अपने घर के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो हमको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको ये देखना है कि फाइनेंशियल प्लानिंग या बजटिंग क्यों ज़रूरी होती है। कोई भी मकान या घर अपन फाइनल कर रहे होते हैं, क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि अपन प्लान तो कर लेते हैं मकान का, लेकिन अपन प्रॉपर बजटिंग नहीं करते हैं कि कितना पैसा इन्वेस्ट करें, हमें कितने अमाउंट का अपने को मकान लेना चाहिए और क्या-क्या प्रोसेस है, कैसे अपन प्रॉपर बजटिंग करें अपनी। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि आप जो रूल्स हैं, जो थंब रूल हैं, हमको ऑलमोस्ट 7 साल से ज़्यादा हो गया रियल एस्टेट में लोगों को कंसल्टेंट करते हुए, और मैंने अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हंड्रेड्स ऑफ लोगों को हेल्प किया है, और जो-जो इस रूल को फॉलो किए, वो कभी फ्यूचर में फाइनेंशियल ट्रबल नहीं आया उनको, वो कोई फाइनेंशियल ट्रैप में नहीं फँसे। तो फ्रेंड्स, आप भी अगर प्रॉपर प्लानिंग करके अपना घर परचेज़ करेंगे, तो आपको भी कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी फ्यूचर में। तो अभी हमने देखा कि बजटिंग क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम फाइनेंशियल ट्रबल में ना फँसे। तो फ्रेंड्स आइए अब देखते हैं कि हम प्रॉपर फाइनेंशियल बजटिंग कैसे कर सकते हैं। कैसे अपन हाउस की बजटिंग करें, कोई भी मकान अपन अपन कितने का मकान परचेज़ करें और कितने का लोन अमाउंट लें और कितने टेन्योर का लोन लें, ये सब कैसे हम, क्योंकि हम जब भी मकान खरीदने जाते हैं हमारे सामने बहुत सारे क्वेश्चन्स होते हैं। तो यही सब क्वेश्चन्स का मैं आपको आज आंसर दूँगा। खरीद रहा हूँ 30 लाख का या 35 लाख का, और मेरा मन है 1 करोड़ का मकान खरीदना है। तो नहीं, अच्छी बात है, आप फ्यूचर विज़न होना चाहिए हमारा, लेकिन जब वो होगा तब होगा। 2-3 साल बाद इतना शॉर्ट टर्म अपने को लेके नहीं चलना है। जब आप आप इतनी कैपेसिटी, मतलब आपकी, आप उतना अर्न कर लेंगे, उतना मनी सेव कर लेंगे, तो बिल्कुल आप 1 करोड़ का मकान खरीदिए। लेकिन अभी आप जो भी घर का प्लानिंग कर रहे हैं, उसको एक कम से कम 10 से 15 साल के विज़न के हिसाब से आप खरीदें। और आप कोई भी किसी को देखा-देखी में लेके ना मतलब अपने को घर नहीं खरीदना है। क्योंकि फ्रेंड्स, होता क्या है कि एक तो 2 टाइप के लोग होते हैं। पहले ये कि जो मतलब अपना पेट काट-काट के भी, मतलब पैसा खर्चा ही नहीं करते हैं ना, उनकी कोई अपनी सब इच्छाओं को, सब शौक को मार के वो सिर्फ़, मतलब एक-एक पैसे को जो बोलते हैं ना कि मैं यहाँ भी नहीं जाऊँगा, मैं पानी बॉटल तक नहीं खरीदते हैं वो लोग, मार्केट में जाते हैं तो फ्रेंड्स, हमको ऐसे भी नहीं रहना। ये सब की प्लानिंग कैसे करनी है, बजटिंग कैसे करनी है, वो मैं आगे बताऊँगा आपको। और नेक्स्ट होते हैं दू जो सेकंड टाइप के लोग होते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़, मतलब ₹10,000 अगर कमा रहे हैं, तो 1 लाख, 1.5 लाख की तो आईफ़ोन रखते हैं, और 10 लाख रुपए भी, कोई भी एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ मैं। मान लीजिए 10 लाख की अगर उनकी एनुअल इनकम है, तो बोलते हैं मुझे मर्सिडीज़ बेंज रखनी है, मुझे ऑडी रखनी है, तो वो मतलब ओवर डेप्थ में जीते हैं। तो हमको दोनों टाइप के लोग नहीं होंगे, हमको एक प्रॉपर प्लानिंग, बजटिंग के साथ आगे बढ़ना है, ताकि हम फ्यूचर में कोई भी फाइनेंशियल ट्रैप में ना फँसे। तो फ्रेंड्स आइए सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हम मकान का प्लानिंग कर रहे हैं, तो हाउस की आप बजटिंग कैसे करें? सबसे सिंपल एकदम, सिर्फ़ 3 शब्दों में 5-20-40 रूल। अगर इस रूल को आपने फॉलो कर लिया ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप कभी फाइनेंशियल ट्रैप में नहीं आओगे। तो क्या है ये 40-20 रूल? आइए देखते हैं। 5, फर्स्ट है, नंबर 1 5। अगर वो जो भी आप मकान खरीद रहे हैं, जो भी आप मकान खरीद रहे हैं, तो आपकी जो एनुअल इनकम है, उसके 5 टाइम्स का ज़्यादा मकान नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं मान के चल रहा हूँ, अभी आपकी एनुअल इनकम है 1 लाख रुपीज़, ठीक है? आपकी मंथली इनकम है 1 लाख रुपीज़ और एनुअल इनकम 12 लाख रुपीज़। तो आप कितने का मकान खरीदेंगे? मैक्सिमम वैल्यू जो रहेगी वो 60 लाख रुपीज़। तो आपका जो मकान का जो बजट होना चाहिए, वो 60 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट है 20। तो 20 क्या है दोस्तों? 20 जो भी आप लोन लेंगे, आप XYZ 40 लाख, 45 या 50 लाख का, जितने का भी आप लोन लेंगे, उसका जो टेन्योर होगा वो 20 ईयर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल के साथ आगे बताऊँगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अपन 20 ईयर से थोड़ा 25 साल के टेन्योर का लोन लेते हैं ना, तो ईएमआई में उतना अंतर नहीं आता, लेकिन जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सब रूल्स टेस्टेड हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट है 40। व्हाट इज 40 इन दिस 5-20-40 रूल? 40 ये कहता है कि जो भी आपकी मंथली इनकम है, जैसे कि आप 1 लाख रुपए आप कमा रहे हैं,
तो उसकी जो भी आप मकान खरीदे हैं आपने और जो भी आपने लोन अमाउंट लिया है बैंक से, तो उसकी जो ईएमआई है वो आपके मंथली इनकम से 40% की ज्यादा का नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख मैंने बताया जैसे आपको कि आपकी मंथली इनकम है, तो उसका जो ईएमआई आएगा 40,000 से ज्यादा का नहीं आना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हमने देखा 5-20-40 रूल्स, जिससे आप इजीली आप एक जो आपको एक क्लैरिटी देगा कि हाँ मैं इस हिसाब से मैं चलूंगा तो मैं कभी फाइनेंशियल ट्रबल में नहीं फंसूंगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स आता है कि फाइनेंशियल बजटिंग। फाइनेंशियल बजटिंग कैसे करना है फ्रेंड्स हमको, ये तो हमने समझ लिया, हमने मकान का हाउस का प्लानिंग कर ली, लेकिन जो भी हम अर्न कर रहे हैं, जैसे फिर से मैं उसी एग्जांपल में आता हूँ, हम 1 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं, तो पैसा हम निकाले कैसे मकान के लिए, हमको हमको क्लियरिटीज नहीं होती कि कितना पैसा मैं खर्चा करूं मकान के लिए, कितना इन्वेस्टमेंट करूं, कितना सेव करूं, कितने मेरी जरूरतें हैं और क्या मेरे डिजायर्स हैं। तो एक सिंपल सा मैं रूल बताता हूँ पर्सनल बजटिंग के लिए, जिसको आप फॉलो करेंगे तो आप अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करेंगे, आप एक क्लियरिटी होगी। फ्रेंड्स, हमको नॉलेज की कमी नहीं है हमारे पास, हमको सिर्फ क्लियरिटी नहीं होती कि हम कैसे आगे बढ़े, हम क्या चाहते हैं। तो ये सब जो चीजें, ये आपको एक तो पहला डिसिप्लिन देगा लाइफ में और क्लियरिटी प्रोवाइड करेगा। तो बड़े बड़े जो लोग हैं वो डिसिप्लिन हुए हैं, उन्होंने पैसा सेव किया है, वो इन्वेस्ट किए तभी वहां तक पहुंचे। कोई भी बड़ा आदमी अपनी सैलरी से आगे नहीं बढ़ा है, चाहे आप देख लीजिए, वो पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया। चाहे कोई बड़े कंपनी का सीईओ सुंदर पिचाई ले लीजिए आप, कोई बड़े इन्वेस्टर्स वॉरेन बफे या किसी का भी एग्जांपल ले लीजिए आप, वो पैसा इन्वेस्ट किया है, उसको कहीं ना कहीं लगाया है पैसे को काम पे, तभी वो आज बड़ा आदमी है। तो हम वापस आते हैं पर्सनल बजटिंग में। तो पर्सनल बजटिंग का सिंपल सा रूल क्या है, 50-30-20। 50-30-20 रूल ये बोलता है कि 50% जो भी आपकी मंथली इनकम है उसमें से 50% आप नीड्स में, आप जो आपकी डेली जो नीड्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए आप खर्चे करिए। जैसे घर का किराना है, या फिर बिजली, पानी, रेंट है, जो भी नॉर्मल जो जरूरतें हैं आपकी लाइफस्टाइल के लिए। नेक्स्ट 30 होता है डिजायर्स और वांट्स। डिजायर्स और वांट्स में वो चीजें आती हैं जो आपने कभी ना कभी सोची थी, आपकी इच्छाएं हैं, आपकी जो ख्वाहिशें थी कि मैं यार ऊटी जाऊंगा घूमने, या बेंगलोर जाऊंगा, या मैसूरी में एक ट्रिप करूंगा वैकेशन हर 6 महीने में अपने फ्रेंड्स या स्पाउस के साथ, और मैं पार्टी करूंगा हर वीक, या कुछ मुझे आईफोन लेनी है, या उसके लिए आप पैसा कर रहे हैं तो वांट्स का वो पैसा अलग सेव करते जाइए, उसके बाद वो अमाउंट होगा तो आप जाके आईफोन परचेस कर लीजिए। नेक्स्ट है 20, जो है वो आपको सेव करना है और इन्वेस्ट करना है। हाँ फ्रेंड्स, आपको 20% अमाउंट, 1 लाख आप कमा रहे हैं तो 20,000 आपको सेव करना ही है। आप गांठ बांध लो, अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो आपको ये डिसिप्लिन लाना ही होगा लाइफ में, नहीं तो आप करते रहिए जीवन भर, आप कभी आप नौकरी करते रहिए, आप कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें से अब हम आते हैं, जैसे हमने मकान की बात की अभी, और फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ, एलोबरेट करता हूँ। अभी हाल ही में करीब साल भर पहले मैंने अपने फ्रेंड्स को एक मकान दिलाया था, शुभम नाम है उसका, उसको मैंने गाइड किया था पूरी बजटिंग के साथ। तो उसकी अराउंड जो सैलरी थी वो ये अराउंड 1,05,000 के आसपास थी। तो उसको मैं सिंपल करने के लिए 1 लाख रुपए ही मान रहा हूँ, और उसने जो परचेस किया था हाउस, वो अराउंड 57 लाख का था। तो हम वापस अपने रूल में आ जाते हैं कि 5-20-40 जो हाउस बजटिंग का रूल था। तो 1 लाख के हिसाब से 12 लाख उसकी मंथली एनुअल इनकम हो जाती है। तो वो हाउस मैक्सिमम कितने का ले सकता है, 60 लाख तक का। जी हाँ, तो उसने ये प्रॉपर रहा 57 लाख के आसपास उसने हाउस खरीदा, और उसको मैं 60 ईच मान रहा हूँ, एकदम कैलकुलेशन को सिंपल कर रहा हूँ। उसके बाद उसने जो लोन लिया वो अराउंड 48 लाख रुपीस का लिया। 20% उसने डाउन पेमेंट कर दिया, ऑलमोस्ट 12 लाख रुपए जो उसने सेव किया था, और 48 लाख का जो 20 साल का जो लोन लिया उसने, उसका इंटरेस्ट आ रहा था अराउंड 9% के आसपास, उसका इंटरेस्ट आ रहा था 42,000। तो देखिए दोस्तों, एक तो उसने, हमारा जो रूल था 5-20-40,
पहला जो पॉइंट है 5, उसने उस लिमिट को एग्जिट नहीं की, और नेक्स्ट था उसने 20 इयर्स का ही लोन लिया। उसके बाद जो 40 है, 5 20 40 में 40% के आसपास ही उसकी EMI डिडक्ट हो रही। तो फ्रेंड्स, हमको भी ऐसे ही सोचना है, चाहे हमारी सैलरी 5 लाख या 6 लाख रुपए है, तो हमको इसी कैलकुलेशन के आसपास अपने अपने हाउस का या हाउस की बजटिंग करनी है। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता रहा हूँ। आप बोलेंगे कि यार 40,000 मैं दे रहा हूँ, तो मेरा पूरा पूरा पैसा जो वो तो मेरा नीड्स में ही खत्म हो जाता। जैसे मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, आपने बोला पर्सनल बजटिंग करो, पर्सनल बजटिंग के हिसाब से 50% ही नीड में आप खर्चा करो। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए कि मकान आप खरीद रहे हैं तो वो क्या केवल आपकी नीड है? जी हाँ, जी हाँ, यही मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप मकान, आप नया अपना हाउस आप प्लान कर रहे हो, तो वो आपकी नीड भी है, आपकी वांट्स भी, आपकी डिजायर। क्या आप चैन की नींद, सुकून की नींद नहीं चाहते? क्या आप नहीं चाहते क्या कि आप अपना खुद का भी एक घर हो? उसकी फीलिंग आप समझ ही सकते हैं। हम भी रेंट में रह चुके हैं और हमने कई लोगों को हेल्प भी किया है कि कैसे वो रेंट से बाहर आकर अपना मकान खरीदें और आगे बढ़ें लाइफ में। तो आप ऐसा कर सकते हैं सिंपल, और वो एक इन्वेस्टमेंट भी है। आप भाई पैसा लगा रहे हो आप अपने मकान में, तो बढ़ना ही है। वो एटलीस्ट मैं अभी ROI पे बात करूं, तो कम से कम रेंटल यील्ड 2 से 3% इंडिया लेवल में ये रिकॉर्डेड है कि 2 से 3% रेंटल यील्ड आती है रेसिडेंशियल में, और 7 से 8% प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन होता ही है। आप जाके चेक करेंगे, क्योंकि इसका प्रॉपर आपको डाटा नहीं मिलेगा। क्योंकि इसमें कैश अमाउंट भी बहुत इन्वॉल्व होता है रियल एस्टेट में। स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड में तो कैश अमाउंट इन्वॉल्व नहीं रहता, तो अभी अपन उतना डीप में नहीं जाते। आप मोटा मोटी जो यील्ड है वो 8 से 12% के आसपास रहती है रियल एस्टेट में। तो अभी हम 10% ROI मान के चलते हैं, तो वो 10% आपका इन्वेस्टमेंट या सेव हो रहा है, वो मनी ग्रो भी हो रहा है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो 40% आप EMI पटा रहे हैं मंथली इनकम की, 1 लाख का, वापस आता हूँ मैं एग्जाम्पल में, 1 लाख रुपए का आपका मंथली इनकम है, 40,000 रुपए आपको निकालने हैं। तो आप 20,000 रुपए नीड्स बोलिए, उसको 20,000 नीड बोल के निकालिए, और 10,000 रुपए आप वांट्स के नाम से निकालिए कि वो भी एक डिजायर है, और 10,000 रुपए आपकी इन्वेस्टमेंट कर। तो फ्रेंड्स, ये था कैसे हम प्रॉपर हाउस की बजटिंग करें और पर्सनल बजटिंग करके क्लैरिटी लाएं हम एक अपने लाइफ में, और हम जल्दी से जल्दी अपना हाउस परचेस करें। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि और कौन कौन से फैक्टर्स हमको देखने चाहिए कहीं भी अगर हमको मकान की प्लानिंग कर रहे हैं, कोई भी सिटीज में, कहीं भी इंडिया में। थैंक यू फ्रेंड्स।